These public premises and the amenities thereof have been reserved for the exclusive use of white persons by order provincial secretary. किसी प्रेमाइस के बाहर यह बोर्ड लगा हुआ देखकर आज की दुनिया में किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, लेकिन अगर इतना सा पढ़ने के बाद आपका दिल दहल गया है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप कमज़ोर दिल के हैं, क्योंकि यह अश्वेत लोगों पर हुए जुल्मों की आखिरी और सबसे छोटी दास्तान है। इससे पहले उनके साथ जो जो हुआ वह सुनने में अकल्पनीय, अविश्वसनीय ज़रूर लगता है, लेकिन था 100% सच। इस पर और बात करेंगे इस एपिसोड में, एक भाषण के माध्यम से, जो दरअसल एक भाषण नहीं था बल्कि कोर्ट में दिया गया एक बयान था। मैं प्रबुद्ध सौरभ आपका स्वागत करता हूं द माइटी माइक वक्त, वक्ता और वक्तव्य के इस एपिसोड में। यह श्रृंखला कुछ प्रसिद्ध लोगों के भाषणों का विश्लेषण करती है। इसमें अलग अलग काल, अलग अलग देशों और अलग अलग विचारों के लोग शामिल हैं। ये भाषण अलग अलग परिस्थितियों में दिए गए थे। वाचक किसी भी प्रकार से इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं करता है। प्रस्तुति के दौरान वाचक वक्ता के वाक कौशल का विश्लेषण कर सकता है। यह किसी भी प्रकार से वक्ता की प्रशंसा या निंदा का द्योतक नहीं है। मैं इस मामले का पहला अभियुक्त हूँ। मेरे पास बैचलर्स डिग्री है और मैंने जोहानसबर्ग में कई सालों तक एक अटर्नी के रूप में काम किया है, जिसमें ओलिवर टेम्बो मेरे साथ हुआ करते थे। मैं एक सज़ा याफ्ता कैदी हूँ। सज़ा इस बात की कि मैंने बिना परमिट के यह देश छोड़ा और मई 1961 के अंत में मैंने लोगों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाया। मैंने जो भी किया वह इसलिए किया कि मुझे अपने साउथ अफ्रीकन होने पर बहुत गर्व है। मैंने अपने बुजुर्गों से उन लोगों की कहानियाँ सुनी है जिन्होंने अफ्रीका को पहचान दी है। यह सब सुनकर मैं सोचता था कि काश मेरी भी जिंदगी साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लड़ाई में गुजरती। साउथ अफ्रीका के प्रमुख क्रांतिकारी दल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला इस समय एक सजायाफ्ता कैदी की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के सामने अपना बयान दे रहे थे, लेकिन जो कुछ वो बोल रहे थे वो इस कोर्ट रूम के माध्यम से पूरी दुनिया को बदलने वाला था। यह भाषण रंग भेद विरोधी क्रांति के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा दस्तावेज बनने जा रहा था। तारीख थी 20 अप्रैल 1964। साउथ अफ्रीका एक ऐसा अफ्रीकी देश था जहां गोरों और कालों के बीच की खाई इतनी बड़ी हो गई थी कि अहिंसात्मक विद्रोह और शांतिपूर्ण विरोध की आवाज़ें खाई के उस पार से इस पार तक नहीं आ पाती थीं। शायर मुनव्वर राना कहते हैं, जहां मैं हूं वहां आवाज़ देना जुर्म ठहरा है, जहां तुम हो वहां तक पाँव की आहट नहीं जाती। जब इन गोरे शासकों के कानों तक शांतिपूर्ण कबूतरों के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं पहुंच सकी तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी वही रास्ता अपनाना पड़ा जो शहीद आजम भगत सिंह को अंग्रेज़ों के बहरे कानों को खोलने के लिए अपनाना पड़ा था, यानी मानव हानि रहित हिंसात्मक रास्ता अपनाना। नेल्सन मंडेला का अपराध यही था और इसी अपराध के सिलसिले में आज वो जज साहब के सामने खड़े थे। लेकिन आखिर कौन थे ये गोरे लोग जिनकी क्रूरता के खिलाफ नेल्सन मंडेला इतने मुखर हो रहे थे? जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर भाषण के इस हिस्से के बाद। वैसे भी मेरा मानना है कि इस एपिसोड में मेरे बोलने लायक बातें बहुत कम है, क्योंकि इस भाषण का एक एक शब्द अपनी कहानी खुद बयान करने में सक्षम है। मेरे बारे में जो कुछ यहाँ कहा गया उसमें से कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें गलत। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैंने तोड़फोड़ की प्लानिंग की थी, लेकिन मेरी यह प्लानिंग किसी लापरवाही का नतीजा नहीं थी। न तो इसलिए थी कि मुझे हिंसा से कोई प्रेम है। मैं बहुत ही शांतिपूर्वक और ध्यान से सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति सामने आ गई है और जिस तरह से मेरे लोगों पर अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न हुए हैं, मेरे लिए यह सब करना ज़रूरी हो गया था। मैं स्वीकार करता हूं कि उमखोंटो वे सीजवे की स्थापना करने वाले लोगों में से मैं एक था, लेकिन मैं अपने ऊपर लगाए गए कई इल्ज़ामों को गलत भी ठहराता हूं, जिसके अंतर्गत हमें चार्ज किया गया है, क्योंकि वह सारे काम उमखोंटो की पॉलिसी से बाहर थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने वाले बाकी सब लोगों का यह मानना था कि बिना हिंसा का रास्ता अपनाए वाइट लोगों की प्रताड़ना के खिलाफ अफ्रीकन लोगों का संघर्ष आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हम कानून सम्मत सारे उपाय कर चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए हमने कानून तोड़ने का मन बना लिया। उन दिनों साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था और संभ्रांत लोग होते थे गोरी चमड़ी वाले, जिसमें से अधिकतर ब्रिटिश और डच लोग थे। इसके अलावा थोड़ी संख्या में वहाँ ज्यूज भी थे और पोर्चुगीज भी थे, जो मोजाम्बिक और अंगोला की आज़ादी के बाद इस तरफ आ गए थे। अंगोला की लड़ाई की कहानी का कुछ हिस्सा हमने इसी सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में सुना है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों अपने अपने तरीके से रंगभेद के खिलाफ इस लड़ाई को जारी रखे हुए थे। इसमें से कई मिशन दोनों साथ मिलकर करते थे, लेकिन फिर भी दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था। इसके लिए
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एक खास गुट बनाया जिसका नाम था उमखोंटो वे सिजवे। इसका अर्थ था स्पीयर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र का हथियार। यह हथियार भाले की तरह हुआ करता था। उमखोंटो एक पारामिलिट्री फोर्स थी जो कि रंगभेद के खिलाफ हो रही लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा थी, और इस फोर्स का सबसे बड़ा चेहरा थे नेल्सन मंडेला। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी और इसका उद्देश्य था अफ्रीकन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना, लेकिन 37 साल बाद 1949 में भी ऐसा नहीं हो पाया। इसके बावजूद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपने संविधान सम्मत तरीकों से जुड़ा रहा, लेकिन गोरों की सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और अफ्रीकन लोगों के अधिकार बढ़ने की बजाय और ज़्यादा घटते चले गए। यहाँ तक कि 1949 के बाद भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वायलेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहता था। हालांकि उस समय कई तरह के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का निर्णय ले लिया गया था। इसके बाद हमारे 8,500 लोग जेल भेजे गए, लेकिन इसके बाद भी हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। मैं और मेरे साथी इसके लिए दोषी ठहराए गए, लेकिन हमें सज़ा नहीं दी गई क्योंकि जज ने यह पाया कि हम अहिंसा के रास्ते से नहीं हटे थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हमेशा से गैर रंगभेदी लोकतंत्र की वकालत करता रहा है और हमने किसी भी ऐसे काम से दूर रहने का नियम बनाया था जिससे रंगभेद को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि 50 साल तक सहनशीलता और अहिंसा अपनाने के बाद भी अफ्रीका के लोगों को सिर्फ दमन मिला और उनके अधिकार कम होते चले गए। हमें लगता है कि इस समय तक हिंसा को साउथ अफ्रीकन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो जाना चाहिए था। दरअसल 1960 में शार्पविल में गोलीबारी की एक घटना हो गई थी, जिसके बाद गोरों की सरकार ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था करार दे दिया था, लेकिन ANC ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अंडरग्राउंड होकर अपने सारे ऑपरेशन जारी रखे। नेल्सन मंडेला इस घटना के 4 साल बाद, यानी वर्तमान में जिस समय की बात हम कर रहे हैं, उस समय कोर्ट में खड़े होकर अपने और ANC की एक एक एक्टिविटी को जायज़ और न्याय संगत ठहराने की कोशिश कर रहे थे। 1957 की हिंसा तब हुई जब ज़ीरुस्त औरतों को पास लेकर चलने के लिए कहा गया। 1958 की हिंसा तब हुई जब अफ्रीकन लोगों के जानवरों को मार दिया गया। 1959 की हिंसा तब हुई जब कैटो मैनोर के लोग पास रेड्स का विरोध कर रहे थे, और 1960 की हिंसा तब हुई जब सरकार पोंडोलैंड में बांटू के अधिकारियों को भेजना चाह रही थी। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि जो सरकार अपने लोगों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, वो ऐसा करके दमित लोगों को भी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए उकसा रही है। ऐसे समय में मुझे लगा कि इस देश में हिंसा बहुत ज़रूरी है और ऐसे समय में शांति और अहिंसा की बातें करना इम्प्रैक्टिकल है। दरअसल अश्वेत नेटिव अफ्रीकन्स जनसंख्या के हिसाब से तो 70% थे, लेकिन फिर भी उन्हें कई तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे। बांटू अथॉरिटीज़ एक्ट जैसे कई तरह के नियम कानून थे जो उन पर लागू होते थे, जिसके अंतर्गत वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे, कहीं नौकरी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि उनके पास वोटिंग का अधिकार भी नहीं था। लेकिन इन अधिकारों से उनको वंचित रखना आंदोलन के लिए आग में घी का काम कर रहा था। हिंसा करने के लिए हमारे पास 4 तरह के रास्ते थे: तोड़फोड़, गुरिल्ला युद्ध नीति, आतंकवाद और ओपन रिवॉल्यूशन। हमने इसमें से पहला तरीका चुना क्योंकि तोड़फोड़ के रास्ते में जीवन को कम से कम खतरा था। उमखोंटो ने अपना पहला ऑपरेशन 16 दिसंबर 1961 को किया, जब उन्होंने जोहानसबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ और डरबन में सरकार की बिल्डिंगों पर हमला किया। जिस तरह से हमले किए गए थे वो इस बात को दर्शाता है कि हमने जीवन के प्रति कभी कोई खतरा उत्पन्न नहीं किया, बल्कि खाली बिल्डिंगों और पावर स्टेशंस पर कब्जा किया। लेकिन गोरों के अखबार में खबर छपी कि विद्रोहियों को मौत की सज़ा दी जाएगी। ऐसी खबर छपवाने वाली सरकार विद्रोहियों को आतंकवादी बनने से कैसे रोक सकती है? इस बीच ANC अपनी रणनीति को विद्रोहों से हटाकर गुरिल्ला वारफेयर की तरफ ले जाना चाह रही थी। इस सिलसिले में नेल्सन मंडेला इस समय कई देशों की यात्रा कर रहे थे और अलग अलग तरह के कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे थे। इसमें उन्हें कई देशों का साथ भी मिल रहा था, जिसमें ब्रिटेन जैसा मजबूत देश भी था। लेकिन लड़ाई तो आखिर अपनी ज़मीन पर ही लड़नी थी ना। हम पर इल्ज़ाम लगाए गए कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों की पॉलिसी एक जैसी है, जबकि ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा समाज के अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहती है, जबकि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस समाज के सभी सेक्शंस को एक करना चाहती है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। यह अलग बात है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने कई बार एक साथ मिलकर काम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम्युनिस्ट हो गए हैं। इतिहास में पहले भी कई ऐसे उदाहरण हुए हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा उदाहरण था हिटलर के खिलाफ US, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ का एक साथ आ जाना। लेकिन हिटलर के अलावा और कोई नहीं कह सकता था कि चर्चिल और रूजवेल्ट सोवियत संघ के साथ आने से कम्युनिस्ट हो गए हैं। मैं कभी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मुझे कम्युनिस्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया।
दरअसल नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे थे जिसमें भरपूर समरसता हो। इसके लिए वो अलग अलग देशों के सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की एनालिसिस कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने पाया कि ब्रिटेन और अमेरिका का जो सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कहीं ना कहीं उनके ड्रीम साउथ अफ्रीका के आसपास था। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि पूर्व और पश्चिम के देशों की सबसे अच्छी चीज़ों को मिलाकर एक नई तरह के समाज का निर्माण किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर समाज के दो भागों के बीच इतनी बड़ी खाई रहेगी तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। साउथ अफ्रीका में रह रहे अफ्रीकन के जीवन की दो विशेषताएं होती हैं, गरीबी और पिछड़ापन। साउथ अफ्रीका अफ्रीका का सबसे अमीर देश है और दुनिया का सबसे अमीर देश हो सकता है, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ कुछ अजीब हैं। वाइट ऐशो आराम का जीवन जीते हैं, जबकि अफ्रीकन बहुत ही गरीबी और कुपोषण में जी रहे हैं। गरीबी और कुपोषण को मिलाकर बीमारियां पैदा होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस, पिलाग्रा और स्कर्वी जैसी बीमारियों से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। बहरहाल अफ्रीकन्स की शिकायत यह नहीं है कि हम गरीब हैं और वाइट अमीर हैं, बल्कि हमारी शिकायत उन कानूनों से है जिसकी वजह से वाइट हमेशा अमीर रहेंगे और हम हमेशा गरीब रहेंगे। गरीबी को तोड़ने के दो तरीके हैं, एक है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, जिससे कि उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा। अगर हम अफ्रीकन्स की बात करें तो इन दोनों जगहों पर अफ्रीकन्स को जानबूझकर गोरों के कानून ने हमेशा पीछे रखा है। आंकड़े बताते हैं कि अश्वेत बच्चों को पढ़ाई लिखाई से इतना दूर रखा गया था कि 40% अश्वेत बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते थे। जो अश्वेत बच्चे स्कूल जाते थे वो भी बहुत ही घटिया और निम्न स्तर के स्कूलों में पढ़ते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 1962 में जूनियर सर्टिफिकेट एग्जाम पास करने वालों में सिर्फ 5,660 अश्वेत बच्चे थे। और इसका दूसरा आंकड़ा ये है कि मैट्रिक करने वाले बच्चों में से अश्वेत बच्चे पूरी साउथ अफ्रीका में सिर्फ 362 थे। दूसरी चीज़ जो अफ्रीकन्स को आगे बढ़ने से रोक रही है वो है इंडस्ट्रियल कलर बार, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री के सबसे अच्छे रोजगार गोरे लोगों के लिए सुरक्षित हैं। इसके अलावा अफ्रीकन्स अगर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड काम कर रहे हैं तो उन लोगों को ट्रेड यूनियन बनाने की इजाज़त भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वह कलेक्टिव बार्गेनिंग के अधिकार से हमेशा वंचित रहेंगे। सरकार आलोचनाओं का जवाब यह कहकर देती है कि साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन्स की हालत साउथ अफ्रीका में रह रहे दूसरे देश के लोगों के मुकाबले बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत है, लेकिन इसका हमारी समस्या से कोई मतलब नहीं है। हमारी शिकायत यह है ही नहीं कि हम दूसरे देशों के लोगों से अमीर हैं या गरीब, लेकिन हमारी शिकायत सिर्फ ये है कि हम अपने ही देश में रह रहे लोगों से इतना गरीब क्यों हैं और इस प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही। अश्वेत साउथ अफ्रीकन्स को उन दिनों मनुष्य से एक दर्जा नीचे रखा जाता था। उन्हें कोई भी ऊंचे दर्जे का काम नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर वो लोग ऊंचे दर्जे का काम करने लगेंगे तो निचले दर्जे का काम कौन करेगा। जब किसी गंदी चीज़ को उठाना होता है या गंदगी साफ करनी होती है तो इन गोरे लोगों को हमेशा अफ्रीकन्स की याद आती है, चाहे वो अफ्रीकन उनके यहाँ काम कर रहा हो या न कर रहा हो। इससे यह साबित होता है कि वो लोग अफ्रीकन को एक दूसरी प्रजाति समझते हैं, मनुष्य नहीं। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि अफ्रीकन्स की भी संवेदनाएं होती हैं। उन्हें भी गोरे लोगों की तरह प्रेम होता है। वह भी गोरे लोगों की तरह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। वह भी चाहते हैं कि वह अच्छा पैसा कमाएं ताकि अपने परिवार को खुशी दे सकें, कपड़े दे सकें, अच्छा खाना दे सकें, स्कूल भेज सकें। लेकिन एक हाउस बॉय या एक गार्डन बॉय इस तरह के सपने भी कैसे देख सकता है। सही बात है, जिस आदमी के पास इतना भी अधिकार न हो कि वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा सके, वो व्यक्ति आखिर सपने कैसे देख सकता है। अश्वेत लोगों का चलना फिरना, आना जाना सब कुछ एक पास के सहारे होता था। 16 वर्ष से अधिक आयु के हर अश्वेत अफ्रीकन को वो पास अपने साथ लेकर घूमना पड़ता था। पास दरअसल पासपोर्ट की तरह का एक डॉक्यूमेंट होता था जिसमें उस व्यक्ति का सारा लेखा जोखा होता था। वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ काम करता है, कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं जा सकता। इसमें इसके अलावा उसके काम का प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लिखा होता था। अगर उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कुछ भी निगेटिव होता था तो उसके आधार पर उसे कहीं भी भेजा जा सकता था या किसी भी तरह की सजा दी जा सकती थी। लेकिन अश्वेत की लड़ाई को अपने कंधे पर लेकर चलने वाले नेल्सन मंडेला को अब यह सब मंजूर नहीं था। अफ्रीकन चाहते हैं कि वह जिंदगी जीने लायक वेतन कमाएं। अफ्रीकन चाहते हैं कि वे वह काम करें जो वे कर सकते हैं, सिर्फ वह काम न करें जो सरकार उन्हें करने देना चाहती है। अफ्रीकन चाहते हैं कि वह वहाँ रहकर भी काम कर सके जहाँ पर रहकर करना चाहते हैं और किसी भी जगह जाने से उन्हें सिर्फ इसलिए न रोका जाए कि वे वहाँ पैदा नहीं हुए हैं। अफ्रीकन चाहते हैं कि वहाँ ज़मीन खरीद सकें जहाँ पर वो काम कर रहे हैं और उन्हें हमेशा रेंट के घर में न रहना पड़े जिससे वो ज़िंदगी में कभी भी अपना मकान नहीं कह सकते। अफ्रीकन चाहते हैं कि वो जनरल पॉपुलेशन का एक हिस्सा हो और उन्हें अपनी मनपसंद जगह पर रहने दिया जाए। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहें, न कि किसी मेंस हॉस्टल में।
अफ्रीकन महिला चाहती है कि वह अपने परिवार के साथ रहे, किसी विधवा की तरह छोड़ दी गई महिला की तरह नहीं। अफ्रीकन चाहते हैं कि वो भी 11 बजे रात के बाद अपने घरों से निकल सकें, न कि बच्चों की तरह कहीं कैद कर दिए जाएं। अफ्रीकन चाहते हैं कि वो अपने देश में कहीं भी घूम सकें और कहीं भी काम ढूंढ सकें, और वे समाज में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, वे अपने पॉलिटिकल राइट्स भी चाहते हैं। इस समय नेल्सन मंडेला अपनी बात को कहने की रॉ के चरम पर थे। जो सपना उन्होंने साउथ अफ्रीका को लेकर देखा था, उसका एक शब्द चित्र वो इस समय कोर्ट रूम में बना रहे थे। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की लड़ाई इसी बात की लड़ाई है। हमारी लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई है। यह अफ्रीकन लोगों की लड़ाई है जो उनके दर्द से उपजी है। यह जिंदा रहने की लड़ाई है। मैंने यह तय किया है कि मैं अपनी जिंदगी अफ्रीकन लोगों के इस संघर्ष के नाम करना चाहता हूँ। मैंने गोरों के डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई की है और मैं लगातार लड़ता रहूंगा। मैंने अफ्रीका में लोकतंत्र का सपना देखा है। मैंने अफ्रीका में एक बराबरी के समाज का सपना देखा है, जहां पर सबके पास बराबर संभावनाएं हों। यही वह चीज़ है जो मैं हासिल करना चाहता हूं और जो देखने के लिए मैं जिंदा हूं। लेकिन अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो यही वह एक चीज़ है जिसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मंडेला ने अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन किसी भी देश का कानून वहाँ के वर्तमान शासक के हिसाब से चलता है। इसलिए नेल्सन मंडेला को जेल भेज दिया गया और 27 सालों तक वो जेल में रहे। बाद में गृह युद्ध की आशंका से 1990 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन मंडेला यहाँ नहीं रुके और 1994 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, और न सिर्फ पेश की बल्कि जीते भी। वो आज़ाद साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। 27 साल की जेल के बाद राष्ट्रपति बनना नेल्सन मंडेला का सपना पूरा होने जैसा था। लेकिन सिर्फ उनका सपना पूरा हुआ ऐसा नहीं था। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए जो सपना देखा था वो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए जिसके बाद साउथ अफ्रीका से रंगभेद आधिकारिक रूप से हमेशा के लिए खत्म हो गया। और उसके बाद भी कई तरह के सोशल रिफॉर्म्स के काम नेल्सन मंडेला लगातार करते रहे। सोशल रिफॉर्म्स के इन कामों के लिए ही नेल्सन मंडेला को 250 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जिनमें नोबेल पीस प्राइज, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी निशान पाकिस्तान, और इसके अलावा भी कई पुरस्कार मिले। उनका अपना देश यानी साउथ अफ्रीका उन्हें फादर ऑफ द नेशन के रूप में याद करता है। जो बोर्ड हमने इस एपिसोड के शुरू में दिखाया था, वो बोर्ड अगर आज कहीं देखने को नहीं मिलता और म्यूजियम में नजर आता है, तो इस बड़ी क्रांति के पीछे नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा हाथ था। द माइटी माइक के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और भाषण के साथ, एक और वक्त के साथ, एक और वक्ता के साथ, एक और वक्तव्य के साथ, जिसने दुनिया को बदलने की दिशा दिखाई। तब तक देखिए इस सीरीज के पुराने वीडियो इसी चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड के बारे में पढ़ते समय मेरे मन में एक सवाल आया कि नेल्सन मंडेला जी के जीवन और गांधी जी के जीवन में बहुत कुछ समान था। दोनों के क्रांति की शुरुआत साउथ अफ्रीका से ही हुई थी। गांधी जी की क्रांति की शुरुआत भी तभी हुई थी जब वो साउथ अफ्रीका में थे और उन्होंने दमन देखा श्वेत लोगों का। वहीं से उनके मन में ये क्रांति की भावना जागी थी। और जहाँ तक समानता की बात है, समानता तो काफ़ी है। दोनों ने काफ़ी दिनों तक अहिंसा का सहारा लिया, सत्य का सहारा लिया। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि नेल्सन मंडेला जी को गांधीवादी कहना शायद मेरे हिसाब से थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, क्योंकि गांधी जी को अहिंसा के मूर्ति के रूप में दुनिया देखती है। नेल्सन मंडेला को क्रांतिकारी के रूप में ज़रूर देखती है, जिनका दमन हो रहा था उनके लिए काफ़ी बड़ी लड़ाई की। लेकिन गांधीवादी होना, अहिंसात्मक होने के बाद वो कुछ समय बाद फिर हिंसात्मक रवैये में आ गए थे। लेकिन फिर भी ये बड़ी बात है कि गांधी जी से मंडेला कभी मिले नहीं, लेकिन उनसे इतने प्रभावित है कि कई भाषणों में उनका नाम भी लिया, कई बार उनकी चर्चा भी की, और उनके अहिंसा और सत्य के रास्ते पर नेल्सन मंडेला भी चलते रहे। तो यही इसलिए कहते हैं फादर ऑफ द नेशन होना कोई आसान बात नहीं होता, कोई यूं ही फादर ऑफ द नेशन नहीं बन जाता। बहरहाल आप देखिए बाकी के एपिसोड्स और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अभी बहुत सारी कहानियाँ बाकी हैं।